नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल कुछ समस्या की वजह से जो डेली आंसर राइटिंग का वीडियो था तो वह नहीं आ पाया था। आज की डेट में हम लोग इस वीडियो को देखेंगे और यूपी पीसीएस मेंस की जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 162 नंबर तक पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग 163वां नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में दोस्तों हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं, ध्यान रखिएगा, दो प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न होता है आपका स्टैटिक जीएस का होता है, दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दोनों प्रश्नों को आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ने और लिखने का प्रयास करिए। जो प्रश्न है प्रश्न को बेहतर ढंग से लिखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अब समय बहुत कम रह गया है। आप लोग देख रहे होंगे प्रारंभिक परीक्षा में अब लगभग 84 दिन या 82 दिन बचे हुए हैं और जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसमें 204 दिन या 3 दिन बचे हुए हैं। तो अब आप सोच कर देखिए कि जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके पास में इतना ही समय है और इसी समय में आप लोगों को बेहतर ढंग से चीज़ों को करना है, तो इसके लिए आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है, ठीक है। जैसे अभी तक क्या था कि डेली आंसर राइटिंग आप लोगों को कराई जाती थी, दो प्रश्न आप लोगों को शाम को मिलते थे। अब सुबह जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे जो ग्रुप में दिए गए हैं पुरानी आंसर राइटिंग, तो उससे दो प्रश्न आप लोगों को सुबह दिए जाते हैं कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे दो प्रश्नों को लिखने में मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो आपका आधा घंटे लगेगा और शाम का जो दो प्रश्न मिलते हैं तो उनमें आधा घंटा लगे। टोटल अगर आप मिलाकर देखें तो 1 घंटे में आपके 4 प्रश्न आपको डेली कंपलसरी है कि आपको लिखना ही है, किसी भी हालत में हो, ठीक है। ग्रुप में यही प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है और जल्द ही अब टेस्ट सीरीज़ को भी स्टार्ट किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की भी चीज़ों स्टार्ट होंगी, ठीक है। और आज की रात में आपका 10 बजे से टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को टेस्ट को दीजिएगा और जो भी समय है उसको अच्छे से पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि देखिए समय निकल रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है। और आपको समय के अनुसार चलना होगा। अगर आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्याएं होंगी, ठीक है। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, पेपर फर्स्ट का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 325 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अपने उत्तर को बेहतर बनाइए। इसके साथ में प्रेजेंटेशन के संदर्भ में जैसे क्या चीज़ें होती हैं कि आपको जो दो लाइनें होती, दो लाइनें जैसे मान लीजिए पैराग्राफ में 4 लाइनें हैं तो दो लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग रखिए। जैसे हैंडराइटिंग जिन लोगों की नहीं भी सही है तो कम से कम आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्वच्छता रखें। जो आपका उत्तर हो वो अच्छी तरीके से स्वच्छ दिखना चाहिए। अब पता लगा कहीं पर काटा पीटी आप कर रहे हैं, उसी पर आपने वो राइटिंग कर रखी है, तो ये एग्जामिनर को नहीं अच्छा लगता। कुछ जैसे डेटा, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी आप लोग उपयोग करिए और अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से आप लोग प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। शब्द सीमा का भी आप लोग खास ख्याल रखिए। जैसे जो भी प्रश्न लिखते हैं उसमें आप जो शब्द सीमा होती है तो उसको भी मेंशन कर दिया करिए, ठीक है। तो आज का प्रश्न जो है प्रश्न पेपर फर्स्ट का है। प्रश्न संख्या 325 है और 200 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो इंडियन सोसाइटी है उसके फीचर्स को आप लोगों को बताना है कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहले पहले 2-3 लाइनों में आप बता दीजिए समाज के बारे में कि जैसे समाज क्या है। समाज बनता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक विशिष्ट समूह जो सांस्कृतिक तत्वों के चलते आपसी अंतर्क्रिया करते हैं, आपस में रहते हैं। जैसे एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र मान लीजिए कानपुर है, तो कानपुर तो बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। आप उसी को एक भौगोलिक क्षेत्र मान लीजिए और उसमें आप सोच कर देखिए कि कितने धर्म जातियों के लोग, लिंग संप्रदाय, अनेकों प्रकार के अनेकों धर्मों के लोग यहाँ पर कानपुर में रहते हैं अच्छे से चीज़ों को और आपस में अंतःक्रियाएँ भी करते हैं कि भाई अगर किसी को किसी से कुछ भी लेना देना है, बेचना खरीदना है, तो सारी चीज़ें क्रियाएँ होती हैं। तो ये क्या है, ये एक समाज बनाता है, ठीक है। आपस में लोग मिलते जुलते हैं, सभी त्योहारों को मनाते हैं,
तो इससे एक हमारा सोसाइटी बनती, समाज बनता है। अब देखिए भारतीय समाज की जहाँ तक बात की जाती है, तो इसकी पृष्ठभूमि की जहाँ तक बात की जाती है, तो देखिए इसकी उत्पत्ति जो है बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से है। इसका निर्माण जो है सभ्यता के विकास के आरंभिक समय में हुआ था। लगभग 5000 वर्ष पुरानी हमारा भारतीय समाज है। और सिंधु सभ्यता के प्रमाणों से हमें पता भी चलता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ पर भी नगरीय जीवन के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वहाँ पर भी हमें एक प्रकार का समाज दिखाई पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपके भारतीय समाज और समाज से संबंधित। ठीक है, अब भारतीय समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मुख्य प्रश्न आपका यही है। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा शब्दों में लिखना है आपको। अब देखिए जो भारतीय समाज है तो इसकी विशेषताओं को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जैसे देखिए प्राचीन समाजों में एक है, हमारा आज का समाज नहीं है, ये प्राचीन है, 5000 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो ये पूरे विश्व में सबसे प्राचीन हमारा समाज है भारतीय समाज। इसमें गतिशीलता है, समय के साथ आगे बढ़ने की, कि जैसे गतिशीलता का अर्थ ये है जो निरंतरता है, अस्तित्ववान भी है और जीवंत भी है। ठीक है, कि भाई कहीं जैसे सिंधु सभ्यता से लेके अगर आप पूरा का पूरा हिस्ट्री को देखें, ठीक है, मॉडर्न इंडिया और उसके बाद में आज़ादी के बाद, तो एक क्रमिक चेंजेस आपको दिखाई देंगे, एक गतिशीलता दिखाई देगी कि आदमी बेहतर की तरफ जाता है। ठीक है, एक जगह स्टेबल नहीं है, ठीक है, डायनामिक है, हमेशा परिवर्तन समाज में दिखाई देते रहेंगे। जैसे भाई अगर वैदिक काल में, मौर्य काल में अगर देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें कुछ अलग थी, और मध्यकाल में अगर चीज़ों को देखेंगे तो कुछ चीज़ें अलग थीं, और उसके बाद में आधुनिक काल में देखेंगे तो वहाँ की परिस्थितियाँ और सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई। उसके बाद आज़ादी के बाद अगर देखेंगे सारी चीज़ों का विकास होता है, हमारे समाज का भी उत्थान उसी तरीके से होता रहता है। जैसे प्राचीन समाज की जहाँ तक बात की जाती है तो प्राचीन समाज में देखिए कर्मकांड भी थे, मान्यताएं भी थी, संस्कार भी थे। तो इन सारी चीज़ों से यह युक्त था। और उस समय अगर प्राचीन काल में देखेंगे तो प्रकृति की पूजा की जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी। तो ऐसा हमारा समाज था। आज भी अगर देखेंगे तो आज भी क्या प्रकृति की पूजा नहीं होती है? पेड़ पौधों की पूजा होती है ना, कि भाई ये पीपल का पेड़ है और ये आपका बरगद का पेड़ है, पूजे जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे समाज में एक सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। ये चीज़ें प्राचीन काल से चली आ रही हैं, अब थोड़ी सी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये एक सामाजिक स्तरीकरण हमारा जो है वो जन्म के आधार पर था। ठीक है, तो ये सामाजिक स्तरीकरण भी हमारी जो सोसाइटी है उसको दर्शाता है। और क्या दर्शाता है, हमारे यहाँ हमारा जो समाज है वो विविधतापूर्ण समाज है, बहुत ही ज़्यादा विविधता हमारे यहाँ पाई जाती है। वो चाहे धार्मिक हो, चाहे नस्ल के आधार पर हो या संप्रदाय के आधार पर हो, हर एक चीज़ों में आप विविधता देख सकते हैं। इन चीज़ों को आप देख भी सकते हैं। आप प्राचीन काल में भी देखिए, मध्यकाल में भी देखिए, आधुनिक काल में देखिए, आज़ादी के बाद भी देखिए, तो ये चीज़ें आपको समाज में दिखाई देंगी। समाज में अनेकों प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध, सभी धार्मिक और बहुत सारे धर्म हैं जो सभी जातियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, आप सोच कर देखिए कि जो सिटी है कानपुर में ही आप सोच कर देखिए कि कितने धर्म, संप्रदाय, जातियों के लोग आपस में मिलकर सौहार्दपूर्ण रूप से रहते हैं। तो ये हमारे कानपुर की विविधता है। अगर इसी को देश के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं हमारे समाज में। और क्या है हमारे समाज की विशेषता, कि जैसे जो हमारे यहाँ समाज है वो जॉइंट फैमिली वाला, संयुक्त परिवार है। जैसे अब देखेंगे तो अब तो जैसे एकल परिवार भी, एकाकी परिवार भी अब दिखाई देने लग रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पीछे बैक में जाएंगे तो हमारा जो प्राचीन काल से अभी तक का जो समाज था आज भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर जो एकाकी परिवार की जो अवधारणा है वो भी हमें देखने को मिलती है।
अब जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जो पारिवारिक मूल्य होते हैं उनके प्रति संवेदनशीलता होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति दूसरे के प्रति संवेदनशील होता है। अगर आप ही के फैमिली में चाचा पिती और बुआ फूफा किसी को अगर कुछ हो जाए तो आप जाते हैं ना कि हाँ भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। आप आस पड़ोस में जो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, चाचा पीतियों में, तो आप अगर देख सकते हैं तो उन चीज़ों को देख लेंगे कि जो एक परिवार है उसी में बड़े पापा छोटे पापा, ये मतलब ऊपर से नीचे तक अगर देखेंगे तो एक संयुक्त परिवार में पारिवारिक मूल्य जो होते हैं उनके प्रति संवेदनशीलता हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पर रक्त संबंधों को वरीयता दी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो ब्लड रिलेशन जो होता है तो उसको वरीयता दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि नहीं खून का रिश्ता है भाई हमारे आपका। ठीक है, तो ये हमारी एक सोसाइटी की बहुत बड़ी विशेषता है। और क्या है विशेषता की, जैसे विवाह जो है सजाती होना चाहिए, मतलब सेम कास्ट का होना चाहिए और विषम गोत्र का होना चाहिए। गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। दो अलग अलग बातें हैं, गोत्र अलग है और जाति अलग है। तो यहाँ पर जो बात कही जाती है वो आपका विवाह सजातीय होना चाहिए और जो गोत्र है विषम गोत्री होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे समाज में चीज़ें बटी हुई हैं। ये हमारी समाज की विशेषताओं में आता है। अगली चीज़ क्या है, जैसे देखिए दहेज प्रथा आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। अब उस समय भाई दहेज में बहुत सारी चीज़ें, वस्तु और जानवर, बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी, लेकिन अब इसका स्वरूप बदल गया। एक चीज़ और है कि जो दहेज प्रथा है भाई ये नकारात्मक प्रवृत्ति है। दहेज प्रथा के खिलाफ में बहुत सारे निरोध में कानून भी बनाए गए हैं सरकार ने। ठीक है, कि ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति है, जो नेगेटिव एक प्रैक्टिस है, वो सोसाइटी में ना हो सके। लेकिन ये भी एक विशेषता है समाज की। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि देखिए गतिशीलता प्राचीन और नवीनता के मध्य का समन्वय है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा जो सोसाइटी है हमेशा गतिशील रहा है, हमेशा परिवर्तनशील रहा है और इसके साथ में यह प्राचीन और नवीनता के मध्य का समन्वय भी है। यह हर एक चीज़ों को देखता है, आधुनिकता को भी अपनाता है, प्राचीन चीज़ों को भी अपनाता है, प्राचीन परंपराओं को भी अपनाता है। तो ये सारी चीज़ों को अपनाता है हमारी सोसाइटी। और क्या है कि हमारी सोसाइटी सहिष्णु और लचीली है, सहिष्णु और लचीला भी है हमारा समाज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, हर एक धर्म के लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को प्रति जो है वो टॉलरेंस भी रहता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु और लचीली है। अगली चीज़ क्या है, परंपराओं व आधुनिकता दोनों का निर्वहन करता है हमारा सोसाइटी। जो हमारा समाज है वो दोनों चीज़ों का निर्वहन करता है, हमारी परंपराओं को भी आगे बढ़ाता है, जो पुरानी परंपराएं हैं, और जो हमारी आधुनिकता है। ठीक है, तो उस आधुनिकता को भी अपनाता है। तो दोनों चीज़ों का बराबर रूप से निर्वहन करता है और निरंतर संवाद की प्रक्रिया इसमें हमें दिखाई देती है कि भाई लोगों के बीच में आपसी संवाद के माध्यम से चीज़ों को आगे क्रियान्वित किया जाता है, समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसको आपको 200 शब्दों में आप लोगों को बेहतर तरीके से लिखना है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी अपना इच्छुक हों 2021 मेंस का बैच ज्वाइन करने के लिए, तो यह नंबर है 9140085178। आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है 326 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती, इनको आप रट लीजिए कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अच्छे से उत्तर को लिखिए। जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो आपका बेहतर होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण आपका बेस्ट होना चाहिए।
इसके संदर्भ में कि जैसे आप उसमें डेटा का भी उपयोग करिए, फ्लो चार्ट का भी उपयोग करिए, 2 लाइनों के बीच में गैप भी रखिए, जो अच्छे शब्द हैं उनको अंडरलाइन भी करिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, डिजिटल ओशन क्या है और इसके महत्व को समझाइए। भाई डिजिटल ओशन है क्या और इसके महत्व को समझाना है। तो सबसे पहले जानते हैं डिजिटल ओशन क्या है। तो देखिए डिजिटल ओशन क्या है, एक अत्याधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म है। डेटा कहाँ का, डिजिटल मतलब जो ओशनिक डेटा होता है, जो हमारे सागर महासागर हैं उनमें उनका डेटा जो है ये आपका डिजिटल ओशन एक प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से मतलब एक डेटा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर डेटा का संग्रहण किया जाएगा। एक ही मंच पर महासागरीय आंकड़ों का प्रबंधन करना। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसे पृथ्वी मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे इसमें महासागरों की जानकारी दी जाएगी, परामर्शी होगी, परामर्श भी दिया जाएगा, इसमें अन्य सेवाएं भी दी जाएंगी। ठीक है, डिजिटल ओशन के माध्यम से जो महासागरीय स्थिति होती है कि महासागर में अब इस समय तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, क्या आने ऊंची लहरें जाएंगी या नहीं जाएंगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी, भाई कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन सी गैसेस हैं, कौन से जीव जंतु हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यह जो भी आंकड़े हैं, महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान, लहरें जो हैं ऊंची होंगी या नीची होंगी, उठने की चेतावनी, सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है डिजिटल जो आपका ओशन है उस पर, उस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड होगी। ठीक है, अब देखिए डिजिटल ओशन के महत्व को देख लेते हैं कि भाई डिजिटल ओशन का महत्व क्या है। तो अब डिजिटल ओशन के महत्व को अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि विभिन्न उपयोगकर्ताओं को, जो हितधारक जो हैं, उनको एकल समस्या समाधान बिंदु मिलेगा कि मतलब जो भी चीज़ें आपको महासागरों से संबंधित जो भी डेटा चाहिए आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल गया, वहाँ से अब उनका उपयोग कर लीजिए। इसमें जैसे डीप ओशन मिशन है, समुद्रयान परियोजना है, जिसमें ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यमों को भी बात कही जाती है, रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, इसके शोध आदि का डेटा भी सम्मिलित होगा। यह क्या करेगा, इसके माध्यम से हमें क्या चीज़ें मिलेंगी डिजिटल ओशन के माध्यम से, यहाँ पर आंकड़े कि जैसे जो 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन, ठीक है, 3D और 4D डेटा विजुलाइजेशन के माध्यम से महासागरीय संबंधी विशेषताओं के विकास का आकलन में सहायता करेगा कि भाई हम किस तरीके से जो हमारा महासागर है उसका हम किस तरीके से आकलन करें। ठीक है, किस तरीके से विजुलाइज करें कि किस तरीके से अंदर चीज़ें दिखती हैं हमें, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा पर्वत, कौन से पहाड़, कहाँ कौन सा पठार नीचे है महासागरों के नीचे। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अगला इसका महत्व ये है कि यह महासागरों की कार्यप्रणाली को समझने में भी मदद करेगा कि महासागर की जो प्रणाली होती, कार्यप्रणाली जो होती है वो कैसी है, इसको भी समझने में यह मदद करेगा। और ब्लू इकोनॉमी का मतलब यह है कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मछलियों से संबंधित है कि भाई मछली पालन को, इसमें जो मछली व्यापार है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो यह ब्लू इकोनॉमी को भी विस्तार करेगा। जिसे तटीय क्षेत्रों में जहाँ, जिस देखिए मछलियाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं एक जगह पर मिलती हों। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तटीय क्षेत्रों में भी मछली जो मछुआरे होते हैं तो उनके वो अच्छी तरीके से इस जो आपका कार्य है उसको कर सकेंगे। ठीक है, तो इससे ब्लू इकोनॉमी का विस्तार होगा। तटीय क्षेत्रों के विकास पर भी बल देने की बात कही गई है कि इसमें किस तरीके से डेटा का संग्रहण किया जाएगा, किस तरीके का डेटा है, इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों की बात कही जाती है। और जो डिजिटल ओशन है इसके माध्यम से शोध अनुसंधान में भी सहायता मिलेगी कि जैसे मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है, शोध करना चाहता है, तो उसको डेटा उपलब्ध पहले से ऑलरेडी रिसर्च डेटा उन व्यक्तियों को मिल जाएगा। ठीक है, उनको आगे अच्छे से रिसर्च कर सकें, इसके लिए उनको डेटा उपलब्ध रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्दों में आप लोग बेहतर ढंग से
इस प्रश्न को आप लोग लिखने का प्रयास करिए। मात्र 125 शब्दों में ही इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं उनको बेहतर तरीके से लिखिए। डेली डेली आंसर राइटिंग आप लोग करते रहिए, क्योंकि देखिए एक एक दिन जो है वो आप लोगों की लाइफ से निकलता जा रहा है। तो अच्छे से चीज़ों को लिखिए, पढ़िए। और जो लोग भी अपना UPPCS मेंस 2021 का बैच अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर था, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।